लीगल लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का महत्व बहुत अधिक है। आइए हम ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जिनमें प्रीफिक्स में डिस का उपयोग किया गया है। तो डिस का अर्थ होता है एब्सेंस या ऑपोजिट। तो पहला शब्द है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब है लैक ऑफ एग्रीमेंट। डिस का अर्थ हो गया एब्सेंस और एग्रीमेंट आप इसके आगे जोड़ देंगे कि एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एक तरीके से ये क्या हो गया, डिस्प्यूट। और ये डिसएग्रीमेंट की वजह से जो जन्मा है डिस्प्यूट, जो विवाद जन्मा है, वह विवाद अधिकारों को लेकर के हो सकता है जिसको आप राइट्स कहते हैं, ऑब्लिगेशंस को लेकर के हो सकता है जो कर्तव्य या ड्यूटी से संबंधित है, या फैक्ट्स से संबंधित हो सकता है जिसको आप तथ्य कहते हैं। आइए कुछ कॉमन डिसएग्रीमेंट्स देखते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट भी हो सकता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई बिल्डिंग बनाई। अब मालिक का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट ने अच्छी बिल्डिंग नहीं बनाई, जो वादा किया था, जो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करेगा या बालू और सीमेंट का रेशियो या जो सामान, उस प्रकार से उसने वो सामान नहीं लगाए। और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि भाई मालिक ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, ये पेमेंट कम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से उनमें आ गया डिस्प्यूट। कई बार प्रॉपर्टी को लेकर के भी डिस्प्यूट होता है कि आपका पड़ोसी कई बार क्या कहता है कि इसने हमारी 2 फुट ज़मीन दबा ली है। ऐसे ही नौकरी को लेकर के भी कई बार डिस्प्यूट्स आते हैं, जैसे कि कई बार जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या कहता है कि भाई ये एम्प्लॉई ने ढंग से नौकरी नहीं की, इसने ड्यूटी ढंग से डिस्चार्ज नहीं की, इसने प्रॉपरली काम नहीं किया, मुझे ये नुकसान हुआ है। और कई बार ये जो एम्प्लॉई है ना, वो एम्प्लॉयर पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये प्रॉपर पेमेंट नहीं करता है, डिले पेमेंट करता है, कम पेमेंट करता है, एंड सो ऑन। दूसरा शब्द है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब रिलीज फ्रॉम ऑब्लिगेशन। अब ये जो डिस्चार्ज है ये सिविल डिस्चार्ज भी हो सकता है और क्रिमिनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। क्रिमिनल डिस्चार्ज में ये होता है कि कोई एक्यूज्ड है जिस पे इल्ज़ाम लगा है, चार्ज मतलब इल्ज़ाम, तो उस इल्ज़ाम से इसको बरी कर दिया गया, किसको, एक्यूज्ड को, जिस पे इल्ज़ाम लगा था। क्यों? क्योंकि भाई जो भी सबूत प्रोसिक्यूशन ने दिए है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सबमिट किए कोर्ट के समक्ष, वो पर्याप्त नहीं थे। वो पर्याप्त नहीं थे कि उसका अपराध को सिद्ध करने के लिए। इसलिए फुल ट्रायल नहीं होता है, और बिना फुल ट्रायल किए, बिना कन्विक्शन का संज्ञान लेते हुए उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ कोर्ट के प्रेशियस टाइम होगा, क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं है। गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। तो मान लीजिए हम सिविल डिस्चार्ज की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मकान बनाना है, उसने अपना मकान बना दिया और जो मालिक है, ओनर है, उसने उसका फाइनल अमाउंट दे दिया, तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो ये हो जाता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट है। अब मियाद पूरी हो गई, 11 महीने का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का टाइम पूरा कंप्लीट हो गया और उन्होंने कहा ठीक है हम फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, और वो एग्री करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लेते हैं। अपना जो रिश्ता है ना मकान मालिक और किराएदार का, वो अब समाप्त कर देते हैं। तो ये बेसिकली हो जाता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अब डिस्चार्ज बाय ब्रीच में देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोई सामान डिलीवर करना है, ए ने कोई सामान पहुंचाना है बी के पास और बी ने पेमेंट करना है, तो ए ने सामान पहुंचाया ही नहीं,
तो अब बी का पेमेंट करने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये हो जाता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच। अब हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन। मान लीजिए कि कोई इवेंट कहीं फंक्शन कराना है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई यहाँ पर हम इवेंट कराएंगे, और कोई व्यक्ति वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है, जैसे सामान मान लाते हैं ना टेंट वेंट वाले। तो अब वो जिस एम्फी थिएटर में, मान लो जिस हॉल में वो इवेंट होना था, वहाँ पे मान लो आग लग जाए या कोर्ट के आदेश से सील हो जाए वो इवेंट की डेट से पहले, तब तो भाई इसमें तो जो इवेंट का ऑर्गेनाइज़र है या जो भी टेंट लगाने वाला है, दोनों में से किसी की गलती नहीं है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अब एक तरीके से दोनों लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। वो इम्पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन आ गई कि भाई आग लग गई वहाँ पे थिएटर में, तो अब ठीक है, तो वो अरेंजमेंट नहीं कर सकता, मान लो केटरिंग सर्विसेज का है या जो भी लेट इट बी। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ की कंडीशन आ गई है, तो इसलिए वो दोनों ही जो पार्टी है जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे अपने अपने ऑब्लिगेशन से। तीसरा एग्जाम्पल है डिसअलाउंस का, मींस रिफ्यूज़ल टू अलाउ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुछ पर्सनल इनकम है और वो उस इनकम को शो करने की कोशिश करेगा कंपनी के खर्चों में, तो ऑडिटर्स क्या करते हैं, उसको डिसअलाउ कर देते हैं कि भाई ये गलत है। कई बार आप इंटरनेट बैंकिंग या लेट इट बी जो आपके यूपीआई कोड्स हैं, उनके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र्स। उसमें भी एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, डिसअलाउ। मान लीजिए कोई बंदा अपना किसी काम को कराने के लिए किसी को ब्राइब देता है, तो ब्राइब उसके एक्सपेंडिचर में नहीं गिना जाएगा, है तो उसका एक्सपेंडिचर ही, लेकिन वो एक्सपेंडिचर में काउंट करने की सरकार उसको अनुमति नहीं देती, तो वो चीज़ क्या हो गई, डिसअलाउ। चौथा शब्द है डिस्क्वालिफिकेशन, मीन्स इनएलिजिबिलिटी। तो लॉ के टर्म्स में जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, वो किसी पद से आपको हटा देती है या आपके कुछ राइट्स छीन लेती है। एग्जाम्पल, भाई जजों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना, यदि वो मान लीजिए कोई केस है, जज या वकील ऐसा कोई केस की ना तो पैरवी कर सकते हैं ना वो सुन सकते हैं जिस केस में किसी भी पक्ष के साथ में उनका कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जज अपने बच्चे का केस नहीं सुन सकता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, जज अटॉर्नी डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही हम लोगों ने सुना है ना पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। तो मान लीजिए कोई एमएलए है, एमपी है, ठीक है, वो कई बार अपनी पार्टी की जो विप है उसके अगेंस्ट जा कर के कोई काम करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसी प्रकार कोई एमएलए या एमपी जो आपका जनप्रतिनिधि है वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए मतलब अनसाउंड माइंड, दिवालिया हो जाए मीन्स अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने लगे, तो वो क्या हो जाता है, एमएलए एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यदि किसी एमएलए एमपी ने इंडियन सिटीजनशिप की जगह, ठीक है, वो इंडियन सिटीज़न था जब वो बना और इस संज्ञान में आता है उसने किसी अन्य देश की सिटीज़नशिप ले ली है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमएलए एमपी के पद से। डिस इनहेरिटेंस मीन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार से वंचित करना। कैसे हो सकता है, मान लो कोई बेटा है वो माँ की हत्या कर देता है, तो अब उसको माँ की प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। या मान लो कोई प्रॉपर्टी है पिताजी की और पिताजी अपनी वसीयत में अपने किसी बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं और वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होती है एंड दैट विल इज़
जो वसीयत जो है वो वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ। तो एक प्रकार से वो क्या केस हो गया उस बंदे के लिए जिसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, डिस इनहेरिटेंस। इज दिस पॉइंट क्लियर?